अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख। गुज़श्ता रोज के चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में द क्यूरियस केस ऑफ 7 वोट्स को डिस्कस करेंगे हम। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, जनाब नैब मुतहरिक हो गई है मरियम नवाज की जमानत की मनसूखी के लिए। लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू कर लिया है और जो मौक़िफ़ अपनाया गया है नैब की जानिब से वो कुछ यूं है कि कहते हैं जी मरियम नवाज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं और ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फाल हो चुके हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत की मनसूखी के लिए अप्लाई किया गया है और 15 मार्च को ये समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है। अब इसी के ऊपर हमने पूछना है, जो मुख्तलिफ नैरेटिव सारा दिन सामने आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी ये क्या ग्राउंड्स बनाए गए, उन्होंने तो फ्रिवलस कह दिया, मज़हिका खेज कह दिया इस एप्लीकेशन को, इस प्रे को। साथ ही साथ नून लीग के रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी जमानत जो दी गई थी मरियम नवाज साहिबा को मेरिट पर दी गई थी, अब नैब को हाई कोर्ट से रुजू करने की क्या जरूरत पड़ी है। तो हमने अपने एनालिस्ट से ये पूछना है इस तमाम तर मामले पे कि क्या अताउल्लाह तारड़ का मौक़िफ़ दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल का आपसे तारुफ करवा दीजिए, महमूद सरफराज साहिबा ज्वाइन कर, शाह साहिबा हैं, मज़हर अब्बास साहब आज कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ रसूल बख्श रईस साहब और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप लाहौर में बैठे हैं, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं इसके ऊपर कि हुकूमत नैब के पीछे खड़े होकर सियासत करना चाहती है और कह रहे हैं कि ये जी मज़हिका खेज से चौधरी शुगर मिल्स का रेफरेंस है और केस में जो ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं वो तो कहा जा रहा है कि हुकूमत के खिलाफ बातें करना, रियासती इदारों के खिलाफ बातें करना, है तो मैंडेट ही नहीं है नैब का। देखिए मैडम शेख, इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू है चौधरी शुगर मिल केस जो है एक मुबैना तौर पर ओपन एंड शट केस, खुला केस, वाजे केस। और मैं बड़ा हैरान हुआ था जब इनको ज़मानत मिली थी मरियम नवाज साहिबा को। मुझे नहीं तवक्को थी कि इस पर इनको ज़मानत मिल जाएगी इतनी जल्दी। बहरहाल वो अदालत का हक़ है, अदालत का फ़ैसला कबूल, लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी। यही वो केस है जिसमें 3 गैर, ये असासों से यानी ये ज़राए आमदन है नहीं और असासे कहाँ से आए ये भी केस है। ये शेयर्स इनको कैसे ट्रांसफ़र हुए नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, कहाँ से आई दौलतें, अन्यवा दौलतें, ये भी केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुबैना तौर पर केस है। तो यही वो केस है जिसमें 3 गैर मुल्की पैसे जमा करवाते रहे मुबैना तौर पर हाउस ऑफ शरीफ के अकाउंटों में और पता ही नहीं चला और कोई पता ही नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आए, किधर से आए, वो पैसे उनके पास कैसे आए और उनसे पास इनके पास कैसे आए, शेयर्स खरीदे कैसे, पैसे आए कहाँ से, कोई ज़रिया आमदनी नहीं। यही वो केस है जिसमें नवाज शरीफ साहब के कागज़ों में ओहदेदार रहे चौधरी शुगर मिल के और तनख्वाहें लेते रहे। यही वो केस है जिसमें मुबैना तौर पर पैसे को घुमाया फिराया गया, मुबैना तौर पर ब्लैक मनी को वाइट किया गया। यही वो केस है जिसमें मरियम नवाज से शेयर्स और दौलतों का पूछा गया। जब वो नैब हिरासत में थी तो बोली दादा की तरफ से आए हैं। इन्हें बताया गया कि ये सब कुछ या ये केस ये सब कुछ तब का है जब दादा फौत हो गए थे। तो सर पर हाथ, बल्कि माथे पर हाथ रख कर बोली अच्छा हमजा को पता होगा। नैब टीम ने हमजा से पूछा तो वो बोले मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है, जो पता है मरियम को पता है। अच्छा, अब जो ये दूसरा पहलू है कि नैब ने कहा है मुसलसल रियासती इदारों पर हमले, रियासत मुखावल प्रोपेगेंडा में मसरूफ, ये मुझे समझ नहीं आई। देखिए इसकी मुझे कोई समझ नहीं आई। केस मजबूत केस है, उन पर एक केस है, करप्शन का केस या मनी लॉन्ड्रिंग का केस या जदादों का केस, कोई भी केस है, उसमें उन्होंने 10 जनवरी 2020 को नोटिस भिजवाए, कोई तवज्जो न दी मरियम साहबा ने, ना मतलूबा रिकॉर्ड फराम किया। 11 अगस्त 2020 को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया तो आई और नैब की ईंट से ईंट बजा दी और उस पर मुकदमा भी दर्ज होता है। बुलाते हैं, पेश नहीं होती, ये वो नैब कह रहे हैं ये तो ठीक है कि तहकीकात में रुकावट डाल रही है, उनको उनकी जमानत कैंसिल की जाए, लेकिन अपने तर्ज अमल से ये तासुर के रियासती इदारे गैर फाल हो चुके हैं और ये मुझे समझ नहीं आई कि इसका इससे क्या तल्लक है। बाकी बात ये है कि जब आप कानून या इंसाफ गरीब और अमीर के लिए फ़र्क होगा, बाख्तियार और बड़ा मुजरम होकर रिलीफ ले लेगा, मुजरम होकर सियासतें करेगा तो यही होगा। और नैब के लिए आखिरी बात, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, जब इन्होंने नैब पे की ईंट से ईंट बजाई थी अगले दिन इन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि सारों के लिए इदारों की इज्जत उतनी होती है जितनी गरीबों के लिए हो या अमीरों के लिए, सब के लिए बराबर होता है। ठीक है,
ठीक है, तो मतलब आपको जमानत मनसूखी की दरखास्त दुरुस्त लगती है, लेकिन जो ग्राउंड्स अपनाए जा रहे हैं आपको उसकी समझ नहीं आ रही। ये जो आपने नुक्ता उठाया ना, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। बेनज़ीर आपकी तरफ लेके आती हूँ। जैसे कि भट्टी साहब कह रहे हैं कि अगर केस के मेरिट इतना ही स्ट्रांग था, केस में इतनी जान थी, तो फिर तो नैब को पहले रुजू करना चाहिए था, पहले जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त देनी चाहिए थी। इतने साल इंतजार क्यों किया? देखिए, एक तो अलीना आज जो बात अदालत में नैब ने की, एक तो उन्होंने कहा कि ज़मानत का मरियम नवाज शरीफ नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वो नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठा रही हैं। ज़मानत के बाद उनको क्या करना चाहिए था? अपने आप को कमरे में बंद कर लेती या चुप करके बैठ जाती, या नैब से कहें कि कोई स्केड्यूल दे दें कि ज़मानत के बाद आप सुबह उठें, नाश्ता करें, फिर वॉक पे जाएं, चाय पिएं और फिर सो जाएं। मतलब बता दें कि ज़मानत के बाद क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे भट्टी साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि नैब ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ रियासती इदारों पे प्रोपेगेंडा कर रही है उनके खिलाफ। तो इसका वाकई में केस से क्या ताल्लुक है? या तो आप केस की बात करें, आपके अभी पिछले महीने हमने उनको एक भेजा था, बुलाया था या क्वेश्चनेयर भेजा था, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं रियासती इदारों के बारे में, तो क्या उनकी सियासत से आपको कोई प्रॉब्लम है या केस का कोई मसला है? मुझे ये नहीं समझ आई कि नैब का इससे, इस सारी चीज़ से क्या ताल्लुक है। जहाँ तक लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बेल क्यों दी, उनको बेल पहले भी इस शो पे बात हुई थी, मेडिकल या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे नहीं दी गई थी, मेरिट पे दी गई थी। और यहाँ तक जो मरियम नवाज शरीफ के जो वकील है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि मेरिट पे दी गई थी, और देते वक्त ये कहा गया था कि कोई ऐसा खतरा नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के या भाग जाएंगी, बल्कि उनका पासपोर्ट भी रख लिया गया था और अभी तक उनका ECL पे नाम है। तो मुझे ये टाइमिंग बड़ी अजीब सी लगी कि एकदम से नैब को याद आता है कि मरियम नवाज शरीफ के बेल के खिलाफ उनको लाहौर हाई कोर्ट जाना चाहिए। और ये देखें, अभी 15 तारीख को शायद उनको बुलाया है और उसके थोड़े कुछ हफ्ते बाद लॉन्ग मार्च का भी ऐलान है। तो ये मुझे टाइमिंग बड़ी अजीब सी लगी कि एकदम से नैब क्यों हरकत में आ गई है। ठीक है, तो आपको भी मायूब लगा है। मजहर अब्बास साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है बेनज़ीर का, ये जो टाइमिंग है बड़ी मायूब है, और फिर लॉन्ग मार्च से वो ताने बाने जोड़ रही हैं। आप इसका खुरा कहां से मिलाते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी है बात। अभी जो भट्टी साहब ने बात की, ये जो नैब का दूसरा नुक्ता नज़र है ना कि रियासती इदारों वाला, इसको सामने रखें। कल या परसों में नवाज शरीफ साहब की उस 2 मिनट की वीडियो को सामने रखें जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज को थ्रेट की गई है कि तुम्हें स्मैश कर देंगे। और इस चीज़ को सामने रखें कि नैब ने ये जो जहाँ तक उनके खिलाफ करप्शन का केस है, चौधरी शुगर मिल का केस है, आप सज़ा दें, कलअदम करार दें, हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दें, वो बिल्कुल कानूनी तौर पे अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। लेकिन ये जो दूसरा पहलू है, इसी से ये सवाल उठता है कि नैब क्यों सियासत ज़दा हो गई है। और यही वो नुक्ता है जहां से सारा एहतसाब का अमल जो है वो मशकूक हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपने कल ये फैसला किया कि फौरी तौर पे इस चीज़ को एक नई पिटीशन दाखिल की जाए, इनकी ज़मानत मनसूख करी जाए, और ज़मानत मनसूखी का बादी नज़र में ताल्लुक चौधरी शुगर मिल से नहीं नज़र आ रहा। उसका वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि क्योंकि वो सियासी तकारीर उनके बकौल कर रही हैं, इदारों के खिलाफ तकारीर कर रही हैं, लिहाजा नैब को इस पे दूसरा मुकदमा कायम हो सकता था। आप रियासती इदारों के खिलाफ बात करने का मुकदमा कायम करते, आप उन पे पाबंदी लगा देते, जो भी करना है आपको करते। लेकिन जब ये नैब कार्रवाई करती है तो फिर नैब पर सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है कि आप सियासत कर रहे हैं। जावेद इकबाल साहब मुसलसल जो हर दूसरे तीसरे दिन बयानात देते हैं, उससे ये जाहिर होता है कि वो अपने आप को ये शो करते हैं कि जी हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। वो दरअसल क्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड नहीं कर रहे। तो इस नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो ये जो जमानत मनसूखी की दरखास्त है, इसका ताल्लुक चौधरी शुगर मिल से नहीं नजर आता, इसका ताल्लुक दूसरे पहलू से नजर आता है। अच्छा, महमूद थोड़ा सा ये बताइएगा, मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं जानिबदारी का उनसा नज़र आता है इसमें, ये जो ख़ास तौर पर अब मूव किया गया है। लेकिन ये तो कुछ बाउंड्रीज होंगी ना कि अगर कोई ज़मानत पर रिहा हुआ है तो उसको कुछ पास रखना होता होगा, किसी ज़ाब्ता इखलाक का, कुछ एक्टिविटीज़ होती होंगी जैसे सियासी एक्टिविटीज़, जिसमें नहीं पार्ट लेना पड़ता होगा, ऐसा कुछ है?
देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये लाहौर हाई कोर्ट के पास ही दोबारा कैसे चले गए हैं। इस चीज़ को नैब ने जो ये किया है उनसे रुजू क्यों किया है, क्योंकि ये आज हसनात मलिक साहब ने भी ट्वीट की हुई थी, जो कोर्ट रिपोर्टर भी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने यही बात पूछी थी कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए था, तो ये दोबारा से जो है इस कैंसिलेशन, इनकी बेल की कैंसिलेशन के लिए लाहौर हाई कोर्ट के पास चले गए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक ही केस में जो है वो 2 बार गिरफ्तारी क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, और जिस तरीके से एक्सप्लेन भी ये किया गया है कि मेरिट के ऊपर उनको छोड़ा था। बात ये है कि जिस तरह भट्टी साहब ने, मज़हर साहब ने, बाकियों ने भी, ये जो बेनज़ीर ने भी ये वाली बात की है कि ये नैब ने जो ये प्ली लिया, बजाय इसके कि वो केस बनाए मरीम नवाज साहबा के ऊपर, बजाय इसके कि वो एक जो ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है, रेफरेंस है नहीं है, वो सारी जो चीज़ें, यानी वो उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करे, बजाय इसके कि वो सारी इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी करे, वो नैब जो है वो बेल कैंसिलेशन के लिए इसलिए गया है कि जी ये सियासत कर रही हैं और ये इस तरह की बातें कर रही है, उनको उन चीज़ों के ऊपर है। फिर तो ये बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं हमारे पास जो एक्चुअली ये नैब पे उंगलियां भी उन्होंने उठाई हैं, सवालात उठाए हुए, कि वो कहते हैं कि नैब जो है, नैब का इदारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि ये कि नैब का इदारा कोई असल में अपना काम करे। हमने यहाँ पर देखा है कि लोगों के ऊपर बगैर रेफरेंस बनाए, बगैर कोई इस तरह की चीज़ के, उनको गिरफ्तारियां तो नैब करने में बहुत तेज़ है, वो गिरफ्तारियां करके फवाद हसन फवाद हो, वाहद चीमा हो और लोग हों, उनको वो अंदर बंद तो कर देते हैं, लेकिन फिर निकलता कुछ साल बंद कर देते हैं। हमने शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से पहले भी देखा था कि बड़ी अपडेट्स आती थी नैब की तरफ से कि ये भी है हमारे पास, ये भी है, ये भी है। जब से वो अंदर गए हैं तो बता दे कि कौन सी अपडेट्स नैब ने दी हैं हमें उनके केस के बारे में। तो ये जो सारा कुछ है, ये मरीम नवाज को भी अगर गिरफ्तार कर लेंगे, मैंने आपको एक पहले भी कहा था कि क्या सराइयां हो रही है कि क्या सेनेट के इलेक्शन के बाद मरीम नवाज साहबा को अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये शो पे पहले भी मैं एक बात कर चुकी हूँ। तो ये अगर ये उस कड़ी से इसका मिल रहा है और वाकई उनको अरेस्ट करने लगे हैं, तो लेकिन इसका जवाब तो पेश कर देना कि किस बुनियाद पे उनकी सियासी बयानात के ऊपर कौन सा रूल है कि जो कहता है कि वो सियासतदान है कि वो सियासत ना करें। अगर कोई है ऐसा रूल तो मुझे तो नहीं मालूम, ये लीगल एक्सपर्ट से पूछा जा सकता है। लेकिन असल बात यह है कि नैब के इदारे को कंट्रोवर्शियल करने वाले खुद नैब है, जो कि एक सियासी आलाकार के टूल की तरह जो है ना वो यूज हो रहा है। तो मेरे ख्याल में कि नैब को ना जरा ये देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं अपने साथ। अच्छा महमल, चूंकि आपकी आई एम श्योर किसी ना किसी लीगल एक्सपर्ट से बात हुई होगी, थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दे। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो रिट पिटिशन होती है जमानत पर, मैं बिल्कुल मज़हर साहब फिर आपके पास आती हूँ, 1 मिनट। ये भट्टी साहब कह रहे हैं रिट पिटिशन होती है उसमें टाइम बार होता है। अच्छा, भट्टी साहब कह रहे हैं, भट्टी साहब तो खुद एक्सपर्ट है माशाल्लाह से। आती हूँ मैं आपके पास, भट्टी साहब LLB, वेट प्लीज। महमल, ये बताएं कि टाइम बार्ड होती है अगर आपने रेट करना होता है जमानत की फैसलों के खिलाफ, इस तरह का भी कुछ है? नहीं लीना, मैंने ये चीज नहीं पूछी, गुजर चुकी। नहीं मैंने ये चीज नहीं पूछी, लेकिन एक चीज जो मुझे बताई गई थी वो ये थी कि इनको कोर्ट जाना चाहिए ताकि, क्योंकि केस ही नहीं चलते, कन्विक्शन होती ही नहीं है, क्योंकि केस नहीं चलते। मसला ये है कि ये अरेस्ट करने पहले पहुंच जाते हैं, केस तो बनाए ना वो करे, फिर उसके ऊपर कोई कन्विक्शन होना, तो मतलब पहले आप अरेस्ट आपको करना पहले, और इस तरह तो उनकी सियासी सरगर्मियों की वजह से अगर अरेस्ट करना है तो ये कौन सा केस नैब के ज़मरे में आता है? साहब का ठीक है, मैं रसूल बख्श साहब का भी कमेंट शामिल करती हूँ। पहले भट्टी साहब आप बता दें, आपकी वकला से बात हुई है, क्या कोई टाइम बार भी तो होता है ना एक, मैडम शेख, कि जमानत अगर मिल गई है उसको रेट पिटिशन उसके खिलाफ दायर करनी है तो कुछ वो होता है, वक्त होता है, टाइम बार्ड होती है, उसके अंदर आपको दायर करनी होती है, वरना फिर नहीं होती है। मैडम शेख, मैं क्या किसी वकील से कम हूँ? मैं क्या किसी वकील से कम हूँ मैडम शेख? नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि काश नैब ये ना लिखता, ये इस पे इलादा मुकदमा अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाएं कि आपके पास कोई जवाज, कोई आप रियासती इदारे या ये बाकी, ठीक है इनका बड़ा सख्त, बड़ा एक अच्छा, बड़ा एक मजबूत केस है चौधरी शुगर मिल, उस पे इनको करना चाहिए था। ये दरमियान में जो डाल दिया ना, पता नहीं इसका मुझे समझ नहीं आई। मैंने वो आपका पॉइंट बिल्कुल नोट कर लिया। रसूल बख्श साहब के पास चलूंगी। रसूल, हाँ, नहीं तो कितना एक मजबूत केस होगा भट्टी साहब अगर उनको अदालत में जाके ये प्ली लेनी पड़ी। हाँ, नहीं ये कमजोर किया केस, उन्होंने अपना कमजोर कर लिया केस। नहीं तो अच्छा, केस जरूरत क्या थी? मुझे ये क्लेरिफाई करने देना, एक हमसे पूछ लें, रसूल बख्श साहब से क्लेरिफाई करने दे। रसूल बख्श साहब,
रसूल बख्श साहब देखें, अब दो मौक़िफ़ आए हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि जी नैब शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बन रहा है, दूसरा मौक़िफ़ ये है कि जी ये हुकूमत नैब के थ्रू सब कुछ करवा रही है। आपको इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन लगती है? देखिए, मैं नहीं समझता कि हुकूमत के हाथ में नैब आला कार है। अगर आला कार होता तो जो ज़बान मरियम शरीफ नवाज शरीफ इस्तेमाल कर रही हैं वो ज़बान इस्तेमाल करती। वो शरीफ खानदान जो हमारे रियासी इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, क्या वो इस्तेमाल करते? नैब की वजह से मुझे वो बता दें इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करने वाले जो वो बाज आ गए हों। अगर वो आला कार होता तो कुछ कर दिखाता। असल में मसले दो हैं। पहला मसला तो ये है कि ऐसे इदारे जो एहतसाब कर सकते हैं या कर रहे हैं उनको मुतनाज़ा बनाया जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान की दास्तान नहीं है, ये हर कमज़ोर रियासत में ऐसा हो रहा है। और जो करप्ट हुक्मरान है वो ऐसा ही कहते हैं। अदालतें फैसला करती हैं, अदालतों को मुतनाज़ा बना दो। पुलिस पकड़ती है, पुलिस को सियासत का आलाकार बना दो। और नैब के बारे में भी यही कुछ किया जा रहा है। दूसरी बात है, आप शुगर मिल की बात कर रहे हैं कि दुनिया में कानून मुसल्लमा कानून है, किसी कानूनदान से पूछ ले। मैं खुद कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन सियासत जब पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो कानून और आइन को या अदालतों को आप अलहदा नहीं रख सकते, उससे अलहदा नहीं है। दुनिया में ये कानून है। आप ये, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि कोई इसको गलत साबित कर दे कि अगर आपके पास दौलत है, असासे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रियासत के इदारों के सामने साबित करें कि आपने इन जायज और कानूनी ज़राए से आपने ये असासे बनाए हैं। जब इनसे पूछते हैं कि इस रमजान शुगर मिल हो या बहर की जायदादें हों या अंदर जो सोने के पहाड़ हैं, इनके लिए सरमाया कहाँ से आया, तो कहते हैं सबूत हमारे लिए ले आओ। और नैब को कहते हैं कि सबूत हमारे खिलाफ तलाश करो कि हमने गैर कानूनी तरीके से बनाया है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन जो इल्जाम लगाता है बर्डन ऑफ प्रूफ तो उसके ऊपर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल ऐसा। जायदादों, जब जायदादें बनाते हैं खुसूसी तौर पे वो लोग जो नौकरशाही में रहे हैं या जिनके पास सियासी ओहदेदार रहे या सियासी ओहदे रहे हैं, वहां पे उनकी जिम्मेदारी होती है, दूसरों की नहीं होती। ये हमने एक यहाँ पे एक मकबसा सा पैदा किया हुआ है, अब हम पैदा कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, किसी कानूनदान को सामने ले आए और कहें कि जो किसी के पास एसेट्स है, आपने साबित करना है कि फलां साल में आपकी आमदनी इतना थी, इतना टैक्स दिया, इतना बचाया और यहाँ पे सरमायाकारी की। अरबों खरबों उन्होंने बनाए हुए हैं। वो कहते हैं, देखिए आप, मैं चैलेंज करूँगा रसूल बख्श साहब, इस सिलसिले में मैं चाहूंगी कि आने वाले प्रोग्राम्स में, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी सजेशंस है, मैं चाहूंगी कि आने वाले प्रोग्राम्स में हम अपने जो माहिरीन हैं दोनों उनको भी साथ बिठाएं, न सिर्फ वाइट कॉलर क्राइम्स बल्कि दीगर जो पहलू आप बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनर्स, इससे मुतालिक सब कुछ क्लियर करें और उसकी बड़ी अच्छी डिबेट हो सकती है, क्योंकि ये मामला बार बार उठाया भी जाएगा और पाकिस्तानी सियासत में तो इसके ऊपर हर रोज़ बहस होती रहती है। पहले सवाल का जवाब आपका मैंने नफ़ी में दर्ज कर लिया है। जनाब, समराइज कर दूं, पहले सवाल के जवाब में हमारे तमाम एनालिस्ट जिसमें महमद सरफराज साहबा, मजहर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहबा हैं, वो कहती हैं हाँ, और जो ग्राउंड्स अपनाए गए हैं नैब की जानिब से समझ नहीं आ रही। भट्टी साहब का मशरूत हाँ है, वो कहते हैं जी केस जो चौधरी शुगर मिल्स का है वो बड़ा तगड़ा है, उसके मेरिट्स बड़े तगड़े थे, जमानत पहले तो होनी नहीं चाहिए थी। दूसरा वो कह रहे हैं लेकिन जो नैब ने अब दरख्वास्त जमानत मनसूख करने के लिए ग्राउंड्स बनाए हैं वो उनको समझ नहीं आए। रसूल बख्श रईस साहब बिल्कुल दूसरी साइड पे हैं, वो कह रहे हैं जी ये एक एहतसाब के इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश है। छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। जनाब, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, पीडीएम हार गई, हुकूमती इत्तेहाद नंबर्स गेम में पीछे होने के बावजूद जीत गया दोनों नशस्तों पर, और इसके ऊपर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। कल जो 7 वोट मुस्तरद हुए खास तौर पर उसके ऊपर, तो हमने अपने एनालिस्ट से ये पूछना है कि जनाब पीडीएम इरादा रखती है चैलेंज करने का इन 7 वोटों को, क्या ये फैसला दुरुस्त है, उनको चैलेंज करना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है। मजहर अब्बास साहब क्या समझते हैं, कल जो रूलिंग दी गई मुजफ्फर शाह साहब की तरफ से, क्या उसको चैलेंज करना दुरुस्त इकदाम होगा? ये तो मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने खुद बात की है, उन्होंने कहा कि आप इसको इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर रहे हैं।
اور دوسری بات یہ کہ چیلنج کریں، وہ انٹرٹین ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے عدالت کا کام ہے، اس کو انٹرٹین کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اس پہ دونوں آرگومنٹس اپنی جگہ موجود ہیں۔ ایک یہ کہ اسمبلی کی پروسیڈنگز کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کے حوالے سے بھی رولنگ سامنے آئی ہیں، اور یہ پرٹیکولرلی الیکشن کے حوالے سے سینٹ کے اندر اس کے حوالے سے بھی، تو یہ تو عدالت کا ہے۔ لیکن جو پریزائڈنگ افسر ہیں انہوں نے خود یہ بات کی کہ جب فاروق نائک صاحب سے آرگومنٹ ان کے ہو رہے تھے کہ آپ اس رولنگ کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جو کوسچن ہے، جو ان 7 ووٹوں کا کوسچن ہے، ایک آپ 8ویں ووٹ کو سامنے رکھیں، 8ویں ووٹ کو پریزائڈنگ افسر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یا سنجرانی صاحب کو، کیونکہ اس میں دونوں جگہ جو ہے سرکل نظر آ رہے ہیں جو انہوں نے اسٹیمپ کی ہے۔ یہ جو 7 کوسچن ہیں، یہ جو 7 بیلٹ پیپرز ہیں، اس میں ریکگنائز کر رہے ہیں پریزائڈنگ افسر کہ یہ یوسف رضا گیلانی کے ووٹ ہیں جو میں ریجیکٹ کرتا ہوں، یعنی وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ووٹ پڑا ہے یہ یوسف رضا گیلانی کو ہی پڑا ہے۔ ہم سب نے ووٹ دیے مختلف الیکشنز میں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ووٹ ڈاؤٹ فل اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ ڈاؤٹ فل ہو کہ یہ آدمی جو ہے، یہ ووٹر جو ہے، یہ اس کینڈیڈیٹ کو دینا چاہ رہا ہے یا دوسرے کینڈیڈیٹ کو دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس میں اوور لیپنگ ہو جاتی ہے۔ جب آپ بیلٹ پیپر بند کرتے ہیں اور پھر کھولتے ہیں تو پرابلم آ جاتی ہے۔ یہاں صرف پرابلم ایک آ رہی ہے کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر اسٹیمپ کیا ہے، اور سائیڈ میں کوئی اس طرح کا باکس نہیں بنا ہوا، خالی سپیس ضرور ہے لیکن باکس نہیں بنا ہوا۔ لیکن اگر پریزائڈنگ افسر، اگر ریٹرننگ آفیسر اس چیز کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ یہ کس کا ووٹ ہے، تو پھر وہ ووٹ اس لحاظ سے مظفر حسین شاہ صاحب کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اس لحاظ سے یہ چیز بنتی ہے۔ اب انہوں نے جن 7 لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسی نیت سے ووٹ دیا ہو کہ یہ ریجیکٹ ہو جائے، لیکن کیا وہ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ ایک ڈیبیٹ اپنی جگہ موجود ہے، قانونی ماہرین بھی اس کے اوپر بٹے ہوئے ہیں، ارشاد بھٹی صاحب، لیکن پھر ڈیپٹی چیئرمین کے انتخاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی 7 ووٹ پڑ جاتے ہیں حکومتی نمائندے کو، وہ کیا ہوا پھر؟ دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ نتیجہ چیلنج کرنا ان کا حق ہے، اگر قانونی آپشن موجود ہے تو ان کو ضرور چیلنج کرنا چاہیے۔ دوسری بات میڈم شیخ، میں سوال کا جواب شروع کرنے سے پہلے عبدالغفور حیدری صاحب کی 2 باتیں جو آج چھپی ہیں اخبار میں وہ دہرانا چاہتا ہوں۔ ابھی شروع ہونا تھا۔ ہاں تو پہلی دیکھ لینی ہے مجھے جلدی سے۔ میڈم شیخ میری جگہ آپ ہی دے دیں جواب تو ذرا جلدی ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا مجھے یا میرے ساتھیوں کو کسی خفیہ ایجنسی کی کال نہیں آئی، نمبر 1۔ اور دوسرا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا اس شکست پر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ پی ڈی ایم کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اچھا، اب میرے پاس میڈم شیخ کچی پکی انفارمیشن ہے جس پہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی دے دیں گی کیونکہ یہ آپ کی دلچسپی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے مرشد پاک سے ہاتھ ہو گیا ہے، اپنوں نے ہاتھ کر دیا ہے یا ہاتھ دکھا دیا ہے۔ مرشد پاک یہ ایسے ہی نہیں کھانے کے اوپر تو کھانے کے آگے تو کھانے کے دائیں تو کھانے کے بائیں لگے۔ پریزائڈنگ افسر مظفر حسین شاہ صاحب کی ذرا وہ سن لیجئے گا جب وہ سمجھا رہے تھے کہ مور لگنی کہاں ہے۔ اچھا، اگلا فکرہ ہے گیلانی صاحب کی جیت چوری کی گئی، سبحان اللہ، کیا فکرہ ہے؟ جب گیلانی صاحب سینیٹر بنے تب حفیظ شیخ صاحب کی جیت بھی پی ڈی ایم اور گیلانی صاحب نے چوری کی تھی، اب ان کی جیت چوری ہوگی، مطلب چورانو پہ گئے مور۔ اچھا، جو بویا وہ کاٹا، جیسا کیا ویسے بھرا۔ آخری بات میڈم شیخ، سب بڑوں سے سینٹ انتخابات ایوان بالا سے کچھ سیکھیں، مذہقہ خیز فلم چلی ہے، افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اوپن بیلٹنگ، خفیہ بیلٹنگ، صدارتی آرڈیننس، صدارتی ریفرنس، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، حکومت، بیانات، سیاست۔ مجھے یہ بتا دے آپ کے مرشد پاک سے ہاتھ ہوا لیکن کیا کس نے؟ ہائے، مجھے پتا تھا نا آپ نے مجھے اس پہ ٹائم دینا ہے تو میں نے جلدی دوسری بات بھی کر جانی۔ اچھا، سینٹ انتخابات، وزیر اعظم، اٹارنی جنرل، مریم نواز، علی حیدر گیلانی، آڈیو ویڈیوز، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی صندوقڑی میں اس سے زیادہ ووٹ کیسے نکل آئے، یہ بھی بڑی مرزا افریدی صاحب کو مبارک ہو۔
कैसे निकला है, जल्दी बताएं ना। अच्छा, अब देखा ना, फिर टाइम दे दिया। अच्छा मैडम शेख, बात ये है बुनियादी तौर पर कि मुर्शद पाक को पीडीएम की सफ़ों में देखना पड़ेगा कि पीडीएम की सफ़ों में किसी एक जमात या कुछ लोगों ने मुर्शद पाक से हाथ तो नहीं कर दिया। सर, नून लीग की तरफ इशारा, एनपी की तरफ इशारा है, जेयूआई की तरफ इशारा है, किसकी तरफ इशारा करें? खुल के नाम लें, अब आपने इतना कुछ कह दिया तो। सरफराज और बेनजीर साहब और भी बाकी जमातें 10 में उनसे तो मैं सवाल करूंगी आगे आके, फटाफट बताएं मुझे। मैडम ये मैंने कच्ची पक्की इस्तेमाल किया, ये भी कल बताऊंगा बकौल बेनजीर शाह। नहीं नहीं, अब वो कल नहीं आएगा, जल्दी। कल संडे, कल कैसे बताएंगे आप? इसलिए तो कल बताऊंगा, जिसने पूछना है फोन कर। ये भट्टी साहब की यही चालाकियां है। एक छोटी सी ब्रेक लें। भट्टी साहब कहते हैं उनके मुर्शिद पाक के साथ हाथ हो गया। ये जरा महमल और बेनजीर से पूछते हैं वही अंदर की खबर क्या है, क्या ऐसा ही हुआ है? कल एक तलाल चौधरी का वैसे ट्वीट भी आया था, देखो। महमल, क्या हुआ? अंदर की खबर हमें बताएं। तलाल चौधरी साहब ने तो पूछा था बिलावल भुट्टो जरदारी से कि अब मजा आया न्यूट्रल का, ये क्या ऐसे हो? देखिए एलिना, पहली ने कुछ किया। देखिए एलिना, पहली चीज तो ये है कि ये जो ऑपोजिशन, मैंने कल भी ये बात की थी कि ऑपोजिशन अरकान ये कह रहे हैं कि ये हमारे ही वोट थे, और ये जो जिस तरह जो मोहसिन अजीज साहब ने एक्चुअली जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि नाम के सामने, उन्होंने वो जो मैनुअल इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के सुनाया तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि नाम के सामने लगाना है ठप्पा। अच्छा, जो बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का तरीका उधर चस्पा था सेनेट हॉल के अंदर, उसमें लिखा है कि बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं, कहीं ये नहीं लिखा कि नाम के आगे या ये। तो इस लिहाज से तो फिर जो पीडीएम जो चैलेंज कर रही है उनका चैलेंज बनता है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि कहीं ये चीज नहीं थी कि आप नाम के ऊपर नहीं लगा सकते। लेकिन अलीना, जो दूसरी बात है वो ये है कि ये जो खबर आ रही है कि ये जानबूझ के किया, क्योंकि ये जो उन्होंने अपना एक पैनल ऐसा बनाया हुआ था कि वो निशानियां रखी हुई थी, शायद वो चंद ऐसे लोग थे कि जिनके ऊपर उनको हो कि पता नहीं ये देते कि नहीं, तो वो जब फिर वो देखते हैं तो अगर ये वाकई ही जिन पे शक था, अगर उनको ये निशानी ये दी गई थी कि ये जो उसके नाम के ऊपर आप लगाएं स्टैंप ताकि वो आइडेंटिफाइबल हो जाए, तो फिर तो वैसे ही आप सीक्रेट बैलेट को आइडेंटिफाइबल बैलेट बनाकर, तो ये एक वैसे। आपकी इत्तलात क्या कह रही हैं? आपकी इत्तलात क्या कह रही हैं? ये जी ये देखे वैसे इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तमाम जमातें करती हैं कि वो कोई ना कोई इस तरह की निशानी, लेकिन ये अगर करते हैं तो देखें ये सही नहीं है। तो मेरे ख्याल में वैसे अगर उन्होंने वाकई ये चीज की है तो एक तो उनकी बेवकूफी की सजा उनको फिर मिलनी चाहिए थी कि अगर इस तरह आपने आइडेंटिफाइबल कर लिए, और तो मतलब इंटेंशन के ऊपर जाएगा मामला तो नहीं। देखे कोर्ट में तो चैलेंज बनता है कि आया कि क्या ये चीज वो उधर इस तरीके से उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि क्या ये आइडेंटिफाइबल आपने सीक्रेट बैलेट को कर दिया किसी सोची समझी उसके तहत। लेकिन ये जो चीज है कि कहीं वो इधर उधर हो गए, ये मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। और जो और एक चीज और कि अगर तलाल चौधरी साहब ने ये बात की भी थी तो मेरा नहीं ख्याल था कि बिलावल भुट्टो साहब को उनका जवाब देना कोई बनता था। ये उसके ऊपर वैसे हो सकता, मतलब कि कोई और उनकी जमात से अगर कर देता, लेकिन उनको खुद ये बात इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं थी। बिलावल भुट्टो का जवाब भी आपको पसंद नहीं आया तलाल चौधरी को जो उन्होंने दिया तंजीम साजी से मुतल्लिक। अच्छा बेनजीर आपका कमेंट क्विकली, और ये बताएं अब अगर जाते हैं मेंटेन की जाती है, यकीनन आपकी भी कानूनी माहिरीन से बात हुई होगी, वो उसको किस तरह वे करते हैं? लीना, मेरे ख्याल से फैसला तो बिल्कुल ठीक है, अदालत जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है और क्लैरिटी नहीं है। जिन माहिर कानून से मेरी बात हुई उधर भी एक कुछ की राय ये थी कि ये जो इलेक्शन होते हैं सेनेट चेयरमैन के, ये इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर आते हैं, और वहाँ पे तो इलेक्शन एक्ट में तो बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि एक रिजेक्टेड बैलेट क्या होता है और एक वैलिड बैलेट क्या होता है। जैसे कि अभी सेनेट के इलेक्शन हुए तो हमें पता था कि रिजेक्टेड बैलेट रिजेक्टेड क्यों हुए, क्योंकि वहाँ पे जैसे नंबर की जगह टिक लिख दिया या किसी ने अपना नाम लिख दिया। लेकिन एक और राय ये थी कि ये जो सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं ये इलेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आते, ये सेनेट के अलग इलेक्शंस होते हैं और सिर्फ इन पे जो सेनेट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर और बिजनेस है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर आप वो पढ़ें तो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, उसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि इलेक्शन होंगे कैसे, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि रिजेक्टेड बैलेट क्या होगा या वैलिड बैलेट क्या होगा।
تو کیونکہ اتنی کنفیوژن ہے میرے خیال سے عدالت جا کے ضروری بھی ہے تاکہ آگے کے لیے فیوچر کے لیے اگر اس طرح کے کبھی کوئی چیلنجز آتے ہیں یا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ایک ڈائریکشن مل جائے کہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. میرے پاس وقت بڑا کم ہے، معذرت کے ساتھ بے نظیر میں رسول بخش صاحب کا کامنٹ بھی شامل کر لوں. رسول بخش صاحب، دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ انٹینٹ کیا ہے. انٹینٹ اس سے بالکل واضح یہ ہوتا ہے کہ جو 7 یا 8 لوگ ہیں انہوں نے اپنا ووٹ ضائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہی لوگ جو ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہے اس میں وہ مختلف انداز میں وہ مہر لگا رہے ہیں. تو اگر انہوں نے مہر اس طرح لگانی تھی اور ان کا انٹینٹ یہ کلیئر تھا کہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہیں کر رہے تو اس میں بھی وہ ایسا کر دیتے. اس میں تو انہوں نے نام کے سامنے اپنی مہر لگائی اور ان میں نام کے اوپر لگا دی. تو یہ انٹینٹ میں تو کوئی مجھے شک نظر نہیں آتا کہ وہ ووٹ ضائع کرنا چاہتے تھے. کس پارٹی سے تعلق ہے یہ پارٹیوں کو اندر سے دیکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں. یہ کسی اور سے تحقیق کرا لینی چاہیے. ہمارے پاس تو ہم تو صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں کہ یہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں سے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رسول بخش صاحب، کیونکہ ذرائع سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ آج پی ڈی ایم کے بڑوں کی ٹھگی ہوئی جس میں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری تھے، اور انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا جی ہم اپنی پارٹیز کے اندر دیکھیں گے اور یہ جائزہ لیں گے کہ یہ ہوا کیسے اور ڈپٹی چیئرمین کے جو ووٹس تھے وہ اپوزیشن کو کس طرح سے پڑ گئے 7 زیادہ. جناب ملاقات ہوگی آپ سے پیر کو نئے سوالات کے ساتھ. اللہ حافظ.